हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल क्लासेस। आई एम रचना। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ आपके बुक के 5th चैप्टर का थोड़ा बहुत पार्ट देखा था। हमने देखा था कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस किए थे। इसके अलावा हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी जिसके थ्रू हमने ये देखा था कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होती है, उनका फंक्शन डिफरेंट होता है और जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होती है ज़रूरी नहीं है कि वो शेप और साइज में क्या हो, सेम हो, वो डिफरेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू वो कैसा वर्क करती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम देखने वाले हैं सेल के टाइप्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि सेल में जो भी उनके कंपोनेंट्स है, सेल ऑर्गेनिल्स है, उनका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे जो सेल होती है वो कितने टाइप्स की होती है, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं सेल के टाइप्स। ठीक है, सो जो मैंने अभी बेसिस बताया कि बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो सेल होती है वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, वन सेल होती है प्रोकैरियोटिक सेल, और जो दूसरी सेल होती है, सेल का टाइप होता है, वो होती है यूकैरियोटिक सेल। ओके, और इनका बेसिस क्या है डिवाइडेशन का, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जनरली यदि हम बात करें तो हम किसका ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, न्यूक्लियस का, और जो सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम सेल की बात करते हैं, किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल की। ओके, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट होती है प्रोकैरियोटिक सेल और सेकंड होती है यूकैरियोटिक सेल। ओके, यदि हम बात करें फर्स्ट किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल, जैसा कि आपको नेम से ही विजिबल हो रहा है, समझ में आ रहा होगा कि ये जो नेम है प्रोकैरियोटिक, ओके, इस नेम का भी कोई ना कोई मीनिंग निकलता है। ठीक है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराना, या फिर पहले बोल सकते हैं हम इसको, और कैरियोटिक वर्ड है वो कैरियन से लिया गया है। ओके, जिसका एक अपना अलग मीनिंग होता है और जिसका मीनिंग क्या होता है, न्यूक्लियस। ओके, सो यदि आपको नेम का मीनिंग समझ आ गया है तो आप आसानी से बता सकते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्या होता है, अब हमने ये तो बोल दिया कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब ऐसा न्यूक्लियस जिसके चारों तरफ या जिसके सराउंड क्या नहीं प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो क्या हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन क्या हो गई, एब्सेंट हो गई। ओके, ठीक है, इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिल्स होते हैं ऐसी सेल के अंदर, ऐसी सेल्स जिनमें जितने भी ऑर्गेनिल्स हैं वो सब भी क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होते हैं, सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो ऐसी सेल्स को क्या बोलते हैं, हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या हो गया, या फिर प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी सेल को बोलते हैं, ऐसी सेल्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और जितने भी ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन सराउंडेड नहीं होती है उनमें, या फिर बोला जा सकता है कि जो मेम्ब्रेन होती है सेल वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। ओके, सो क्या हमें समझ आया प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। ठीक है, चलो देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक cells are the cells that do not have a true nucleus and membrane bound organelles। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिल्स होते हैं उनको सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। ओके, और ट्रू न्यूक्लियस का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता है। इसका मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल होगा, ठीक है, जो भी मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर वो सेल के साइटोप्लाज्म में, किसमें, सेल के साइटोप्लाज्म में यूं ही पड़ा रहेगा, क्योंकि जो सेल के, जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल है उसको सेल के साइटोप्लाज्म से डिफ्रेंशिएट कौन करती है, अलग कौन करती है, वो आउटर मोस्ट कवरिंग जो न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होती है, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं है
ओके। इसका मतलब कि जो भी न्यूक्लियस का मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में यूं ही रहेगा। ओके। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया। वो क्या होती है? बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है। ओके, देखो एग्जाम्पल बैक्टीरिया। अब यहाँ पे आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा, ठीक है? तो ये डायग्राम भी बैक्टीरिया सेल का ही है। यहाँ पे बैक्टीरिया का फ्लैजिला है। ये आपको एक चीज नजर आ रही होगी। ओके, ये है वो क्या है? न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो है, ठीक है? तो ये जो न्यूक्लियस है उसको ट्रू न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं हम, क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। ओके, ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है इस तरीके की, ठीक है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस का मटेरियल। और वो क्या होता है? क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्या होते हैं वो? क्रोमोसोम्स, या फिर हम बोल सकते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमोसोम्स होती है। अब ये क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है? थ्रेड लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम्स। एक यहाँ साइड में हम देखते हैं क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम न्यूक्लियस में प्रेजेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर का क्या होता है? मटेरियल होता है। क्रोमोसोम इस तरीके का होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स या फिर डीएनए भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है, और वो होता है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वही ऐसा मटेरियल है जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या करता है? जितने भी हमारे करेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफर करता है। ओके, सो समझ आया? तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं जिन पर वो जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, समझ आया? और ये क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में, साइटोप्लाज्म में यूं ही पड़े हुए रहते हैं। रीजन हम देख चुके हैं। तो क्या हमें प्रोकैरियोटिक सेल समझ में आई? जिस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल होती है सेम उसी तरीके से क्या होती है? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट थी, ये क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। ओके, समझ आया? ऐसी सेल्स को क्या बोला जाता है? यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, जनरली ऑल प्लांट एंड ऑल एनिमल सेल्स होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल में ही कंसिडर करते हैं। ओके, देखो यूकैरियोटिक सेल। Eukaryotic cells are the cells that contain a membrane-bound nucleus and organelles. Example, all plant and animal cell. Okay. जनरली यदि बात करें तो यूकैरियोटिक सेल होती है वो कुछ इस तरीके से नजर आती है जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो है वो क्या होता है? इसका न्यूक्लियस होता है। ओके, अब जो न्यूक्लियस है प्रोकैरियोटिक सेल में जस्ट अभी हमने देखा न्यूक्लियस था, वो उसके आउटर मोस्ट कवरिंग यानी हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन थी, वो एब्सेंट थी। लेकिन यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रही है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, और जो ये है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल या फिर न्यूक्लियर मटेरियल बोल सकते हैं। ओके, ये जो आपको नजर आ रहा है ये साइटोप्लाज्म है। ओके, इसके अलावा और भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, जैसे हमारे पास में गोल्जी बॉडी होता है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये सब क्या होते हैं? सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं जो किसी सेल में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ओके, और इनका वर्क क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो हमने क्या देखा? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है वो हमने देख लिया। ठीक है, ये सेल के क्या थे? पार्ट्स थे टू सेल के, और किसके बेसिस पे थे? ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। जनरली ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा कि मेम्ब्रेन से कवर्ड है या नहीं है वो देखा, और न्यूक्लियस ट्रू है या फॉल्स है। ओके, ये चीजें हमने देखी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। यदि हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में देख चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होती क्या है, तो क्या हम उनका डिफरेंस भी देख सकते हैं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस निकाल सकते हैं? तो कुछ नहीं, अब हमें देखना है उन दोनों के बीच में डिफरेंस। ओके, तो एक तरफ हम लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी तरफ लिखेंगे यूकैरियोटिक सेल। जनरली बात की जाए तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो साइज में क्या होती है?
छोटी होती है, स्मॉल होती है साइज के अंदर, कौन? प्रोकैरियोटिक सेल एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? साइज में लार्ज होती है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, इसके अलावा देखा जाए तो सिंपल सी बात है, हमने डिफ्रेंशिएट करना है तो हम बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, वो ट्रू नहीं होता है। या फिर बोल सकते हैं कि उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको सराउंड करके नहीं रखती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को क्या करके रखती है? सराउंड करके रखती है। ओके, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए तो जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो जनरली यूनिसेलुलर होती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जनरली प्रोकैरियोटिक होते हैं। ओके, इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। ओके, इसके अलावा यदि हम बात करें एग्जाम्पल, हमें पता है प्रोकैरियोटिक सेल का बेस्ट एग्जाम्पल हमने देखा था बैक्टीरिया होता है। यूकैरियोटिक सेल में ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल इंक्लूड होती है। ओके, ऑल प्लांट है या फिर ऑल एनिमल्स है, उनमें सब में यूकैरियोटिक सेल क्या होगी? प्रेजेंट होती है। ओके, इसके अलावा देखिए तो हम बोल सकते हैं कि उसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंगल प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस का मटेरियल है वो बाहर रहता है और वो क्या होता है? सिंगल होता है। जबकि यदि बात की जाए यूकैरियोटिक सेल में तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिंगल नहीं होते, उससे ज़्यादा होते हैं। ओके, चलो देखते हैं क्या है। Prokaryotic cell and eukaryotic cell. Okay, very minimum in size 1 to 10 to the power 6 meter, fairly large in size 5 to 100 μm. Okay, आगे देखो, न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता है। न्यूक्लियोइड सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑलवेज यूनिसेलुलर, मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, मैं क्रोमोसोम्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होते हैं। ओके, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है और वो कुछ इस तरीके की होती है। ओके, ठीक है। मोर देन वन क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस एब्सेंट, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होती है और इधर क्या होता है? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है। सेल डिवीजन बाय फिजन और बडिंग, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर सेल का डिवाइडेशन कैसे होता है? या तो बडिंग के प्रोसेस से होता है या फिजन के प्रोसेस से होता है। ओके, और इधर देखा जाए यूकैरियोटिक सेल में तो जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस या मियोसिस से होता है। माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। ये प्रोसेस है सेल को डिवाइड करने के। ओके, इन प्रोसेस के थ्रू या तो मियोसिस के थ्रू या फिर माइटोसिस के थ्रू सेल का क्या होता है? डिवाइडेशन होता है, डिवीजन होता है। ओके, एग्जाम्पल देखो, बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल का प्लांट एंड एनिमल ऑल। ओके, तो क्या डिफ्रेंशिएशन देख लिया हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का? बिल्कुल। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। सेल्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जनरली हम बात करें यूकैरियोटिक सेल में अकॉर्डिंग टू लेबर, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर, सेल्स होती है वो उनके कंपोनेंट्स में डिवाइड होती है। मतलब सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? उन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को सेल ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले भी बताया था कि सेल के अंदर सेल अकेली नहीं होती, उसके सेल कंपोनेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सब क्या होते हैं? सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाले कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, और जिनके फंक्शंस भी क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। लाइक यदि बात करें हम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिफरेंट फंक्शन होता है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। ओके, उसी तरीके से और भी आपके जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनके सबके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ओके, तो इन सब के डिफरेंट फंक्शन है। यदि हम बात करें बेसिक कंपोनेंट्स की आपके किसी सेल में प्रेजेंट है कि हाँ ये बेसिक कंपोनेंट्स है, नॉर्मली ऑलमोस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं और उनके क्या नेम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ओके, समझ आया 3 बेसिक कंपोनेंट कौन से हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ओके, और सबसे पहले हम इसके अंदर स्टडी करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में।
ओके, चलो देखते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल क्या बोल रहा है। कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, there is an occurrence of division of labor within a eukaryotic cells as they all got certain specific components called cell organelles. Okay, each of them performs specific functions. The three basic components of all the cells are, ठीक है, जितनी भी सेल्स हैं उनके थ्री बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड होता है न्यूक्लियस और थर्ड होता है साइटोप्लाज्म। ओके, समझ आया? ठीक है, अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, इनको इसके अलावा प्लाज्मा लीमा भी बोला जाता है। ओके, यदि बात करें तो ये है क्या, सेल मेम्ब्रेन बोल रहा है, मतलब ये आपकी जो जनरली सेल्स होती है उनकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ठीक है, क्या बोला मैंने, सेल मेम्ब्रेन, कोई भी आपकी सेल प्रेजेंट है, आपके पास में सेल है, उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग को ही क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। लेकिन ये जो मैं आउटर मोस्ट कवरिंग की बात कर रही हूँ, ये किसके कंडीशन में होती है, एनिमल सेल के कंडीशन में होती है। ठीक है, यदि कहीं पे प्लांट आ जाता है तो प्लांट के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे बोला जाता है सेल वॉल। दैट्स मीन सिर्फ एनिमल सेल के अंदर, क्या बोल रही हूँ, एनिमल सेल के अंदर ही हम बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक है, मैंने बोला सेल मेम्ब्रेन क्या है, आपकी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है, लेकिन किस कंडीशन में, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल की कंडीशन में। आपके पास में यदि एनिमल सेल है तो आपने बोला कि वो आउटर मोस्ट कवरिंग है, बिल्कुल राइट है। लेकिन यदि मैं बोल रही हूँ कि आपके पास में प्लांट सेल प्रेजेंट है तो फिर वो आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और उसको आउटर मोस्ट कवरिंग बोलते हैं, और वो क्या होती है, सेल वॉल। ठीक है, समझ आया? तो ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग बोलते हैं हम इसको सेल की, वो किसके लिए बोलते हैं, ओनली एनिमल सेल के लिए, लेकिन प्रेजेंट दोनों में होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होती है, लेकिन इसको आउटर मोस्ट कवरिंग किसके केस में बोलते हैं, एनिमल सेल के केस में बोलते हैं। क्या समझ आई ये बात? बिल्कुल। चलो अब देखते हैं जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या फिर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो आउटर मोस्ट कवरिंग तो है, हमने देख लिया, कोई भी आपके पास सेल है, ठीक है, तो इसकी जो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ओके, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, अब मैं सेलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है पहले तो यही पता होना चाहिए। तो सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये है कि जो आपके बाहर, ठीक है, सेल के बाहर कोई भी चीज़ है, कोई भी एलिमेंट्स है, या सेल के बाहर जो भी मटेरियल है और सेल के अंदर जो भी मटेरियल है, ठीक है, तो बाहर से जो भी मटेरियल सेल के अंदर लाना है उसको वो सेलेक्ट करके, चूज करके स्पेसिफिक मटेरियल को ही अंदर आने देती है, और यदि कोई भी चीज़ हमें बाहर भेजनी है तो वो भी वो सेलेक्ट करके स्पेसिफिक चीज़ को ही क्या करती है, बाहर भेजती है। इसलिए हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब वो स्पेसिफिक मटेरियल को जो नीड होती है सेल को, उनको ही सेलेक्ट करके अंदर और बाहर जाने देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जितने भी यहाँ पे मटेरियल प्रेजेंट है बाहर की तरफ, चाहे से वो सेल के लिए ज़रूरी है नहीं है, वो सबको अंदर आने देती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यदि आपकी सेल मेम्ब्रेन ये है और बाहर कुछ मटेरियल्स है, कुछ चीज़ें हैं, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को सेलेक्ट करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, अंदर जाने देती है, बाकी इन अदर को क्या कर लेती है, बाहर ही रोक लेती है। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल इसीलिए बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, क्योंकि वो सेलेक्ट करके मटेरियल्स को अंदर और बाहर जाने देती है सेल के। ओके, समझ आया? ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है और बाहर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सपोज आपकी ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है,
इसके अंदर आपके क्या प्रेजेंट होगा? सिंपल सी बात है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। तो ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। सेल के बाहर भी क्या होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरफ क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ओके, चलो देखते हैं क्या लिखे हुआ है यहाँ पे। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज selectively permeable in nature, means it allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा. It is the limiting boundary of each cell which separates the cytoplasm from its surroundings. ठीक है, क्या करती, जस्ट बता दिया, साइटोप्लाज्म को बाहर के सराउंड से कौन सेपरेट करता है? कौन सेपरेट कर रहा है बाहर के फ्लूइड से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी तो बताया था ये, है ना. चलो, इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एज वेल एज एनिमल सेल. दोनों में मिलती है. ठीक है, प्लांट सेल में भी मिलती है, एनिमल सेल में भी मिलती है. डिफरेंस क्या होता है ये मैं बता चुकी हूँ. एनिमल सेल में आउटरमोस्ट कवरिंग के रूप में, कवरिंग के फॉर्म में होती है. और यदि बात करें प्लांट सेल के अंदर, तो प्लांट सेल के अंदर इसमें सेल वॉल इसके बाहर और प्रेजेंट होती है. ओके, गॉट इट. चलो, इसके अलावा अब हम बात करते हैं कुछ सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की. ठीक है, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन, वो लिपिड की बनी हुई बाइलेयर होती है. किसकी बनी हुई? लिपिड की बनी हुई बाइलेयर होती है. ओके, लिपिड की बनी हुई बाइलेयर होती है. इसको जनरली फॉस्फोलिपिड लेयर भी बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन को. ओके, किस तरीके की होती है देखा जाए तो देखो इस तरीके से होते हैं. सेल मेम्ब्रेन जनरली ड्रॉ करके देख रहे हैं हम किस तरीके की होती है बाइलेयर से. इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रही हूँ. ये लिपिड की बाइलेयर होती है, फॉस्फोलिपिड की. देखो क्या ये आपको 2 लेयर्स नजर आ रही है? ये 1 लेयर, ये 2nd लेयर. ओके, तो मैंने क्या बोला कि ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी हुई बाइलेयर होती है. जनरली बोला जाता है फॉस्फोलिपिड की बनी हुई बाइलेयर होती है. ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आपका ये है, ठीक है, ये आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहा होगा, इसका जो हेड है उसको वो बना होता है फॉस्फेट का. किसका बना होता है? फॉस्फेट का. और जो नीचे ये टेल नजर आ रही है ये होती है लिपिड की बनी हुई. ओके, और क्योंकि यहाँ पे 2 लेयर्स है इसलिए बोला जाता है फॉस्फोलिपिड की बनी हुई बाइलेयर्स होती है. कौन? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. किसको किसको बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं. ओके, समझ आया. इससे रिलेटेड, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर से रिलेटेड थोड़ा सा, एक साइंटिस्ट थे सिंगर एंड निकोलसन, जिन्होंने एक मॉडल दिया था. ठीक है, कौन सा मॉडल दिया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था. किसके रिलेटेड? सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड ये मॉडल दिया था. किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने. उन्होंने बताया कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर जो सेल मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से फॉस्फोलिपिड की बनी हुई बाइलेयर होती है. ओके, जिसके बाहर भी फ्लूइड होता है, ठीक है, और अंदर भी फ्लूइड होता है. समझे? सपोज ये आपकी क्या है? लिपिड की बनी हुई सेल मेम्ब्रेन है, बाइलेयर होती है. ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो ये लिपिड की बनी हुई लेयर है वो एक इस तरह के मॉलिक्यूल से बनी है, फॉस्फोलिपिड के. इस एक मॉलिक्यूल को यदि मैं अलग करूँ तो कुछ इस तरीके का है. ठीक है, जो इसका हेड है इसको बोलते हैं फॉस्फेट, और जो ये टेल बना रहा है उसको बोलते हैं कि ये लिपिड की बनी हुई होती है. ठीक है, तो ये जो हेड होता है, ठीक है, वो वाटर लविंग होता है. ठीक है, क्या होता है? वाटर लविंग, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक. क्या बोला जाता है? हाइड्रोफिलिक. और जो टेल होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक. ठीक है, मतलब वो वाटर से क्या होती है? दूर जाना चाहती है, और जो हेड होता है वो वाटर के कनेक्ट में रहना चाहता है. ठीक है, इसलिए देखो मैंने कहा सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी फ्लूइड होता है. ओके, तो ये जो हेड है वो वाटर लविंग है, तो बिल्कुल वाटर के पास में रहना चाहेगा, तो वाटर के पास में है, तो इस तरीके से अरेंज करती है ये खुद को मॉलिक्यूल्स. ओके, इसी तरीके से ये बाहर है, वहां पे भी फ्लूइड है. ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या बनाती है ये?
प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलेयर बनाती है, किसकी? लिपिड की। ओके, समझ आ रहा है? इसके अलावा क्या था, ये सिंगर और निकोलसन का मॉडल था जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। इसके अलावा बताया था कि ऐसे मेम्ब्रेन्स, आपकी जो ये मेम्ब्रेन है उनके बीच में इस तरीके से क्या होते हैं, प्रोटीन फंसे हुए होते हैं। ओके, बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके अलावा ग्लाइकोजन भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ प्रोटीन्स बाहर यहाँ पे इस तरीके से भी निकले हुए होते हैं। ओके, उसका डायग्राम अभी हम जस्ट देखने वाले हैं। देखो, ये आपको नजर आ रहा होगा, लिपिड बाइलेयर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इस तरीके का मॉडल, इस तरीके की हमें क्या दी थी, बताई गई थी, किसने? सिंगर और निकल्सन ने मॉडल दिया था। देखो अब इसके अंदर क्या है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये है इंटीग्रल प्रोटीन्स, इनको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक है, जो क्या होते हैं, आपकी जो ये मेम्ब्रेन है, बाइलेयर मेम्ब्रेन, उनके बीच के अंदर होते हैं। नजर आ रहे होंगे, ये जो आपको यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं दूसरे कलर से ताकि हमें अच्छे से दिखे, ब्लैक कलर यूज किया जाए। देखो, ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से ये नजर आ रहे होंगे, एक हेड है और इस तरीके से ये है। क्या यहाँ पे सबको नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा होगा। ओके, और ये जो साइड में नजर आ रही है इसको बोला जाता है पेरिफेरल प्रोटीन। नीचे जो दिख रही है इसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। और ये छोटे 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 जो ऐसी स्ट्रक्चर्स है बाहर की तरफ, इनको बोला जाता है ग्लाइकोलिपिड। और जो अंदर ये येलो कलर से प्रेजेंट है इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। ओके, सो ये जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है ये क्या था, लिपिड बाइलेयर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सिंगल और निकोलसन ने भी क्या दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था जिसके अंदर इनकी स्ट्रक्चर के बारे में ही बताया था। ओके, तो क्या समझ आया कैसा मॉडल था और क्या क्या है इसके अंदर प्रेजेंट, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक बार डायग्राम के थ्रू भी हमने क्या कर लिया है, देख लिया है। ओके, अब देखते हैं, देखो क्या लिखे हुआ है यहाँ पे। It is made up of proteins and lipids where proteins are sandwiched between bilayer of lipids. Okay, Singer and Nicholson gave the fluid mosaic model of plasma membrane. It flexible and can be folded, broken and reunited. ये फ्लेक्सिबल भी होता है, फोल्डेड भी हो सकता है, ब्रोक भी हो सकता है और फिर वापस भी बनाया जा सकता है। ओके, डायग्राम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं? तो फर्स्ट यदि इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया कि ये कोई भी आपके पास में मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर कोई भी मॉलिक्यूल्स बाहर प्रेजेंट है या इनसाइड प्रेजेंट है, उनके मूवमेंट में हेल्प करती है। मैंने कहा था सेलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को सेलेक्ट करके अंदर जाने देती है और इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही सेलेक्ट करके बाहर जाने देती है। तो ये एक्चुअल में कर क्या रही है, मूवमेंट बैलेंस कर रही है, रेगुलेट कर रही है मूवमेंट को। तो जो जितने भी मॉलिक्यूल्स मटेरियल्स आपके पास में प्रेजेंट है उसकी सेल के अंदर या बाहर मूवमेंट को क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन बैलेंस करती है, रेगुलेट करती है। ओके, समझ आ गया? चलो देखो क्या है फंक्शन। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, it regulates the movement of molecules inside and outside the cell. मूवमेंट को रेगुलेट करती है, कैसे करती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है और उसके थ्रू ही करती है। ओके, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ द सेल। ठीक है, और सेल का जो भी कंपोजिशन है उसको मेंटेन करने में क्या करती है, हेल्प करती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो क्या हमें सेल मेम्ब्रेन क्या है, क्या काम करती है और किन किन सेल्स में प्रेजेंट होती है और इनकी स्ट्रक्चर क्या है, वो सब समझ आ गया, हमने अच्छे से देख लिया है। ओके, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने सेल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक थी प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी थी यूकैरियोटिक सेल। ओके, उसके बाद में हमने देखा कि जो सेल होती है वो सेल्स के अंदर उसके बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि सेल होती है उसके तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और कौन सा देखा था हमने, साइटोप्लाज्म। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज फर्स्ट बेसिक फंक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, अभी देखा हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, स्ट्रक्चर देखी और उसके फंक्शंस देख लिए। ओके, यहाँ तक हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप यहाँ तक सभी को सब कुछ समझ आ गया होगा।
फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट कंपोनेंट नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।